हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, यही सच है का, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और इसके मुख्य पात्र हैं दीपा, संजय, निशित और इरा। इसका पहला पार्ट बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। उसे यूं चक्कर काटते देखकर मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं उसे चाहकर भी उससे कटु न हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली थी। वहीं बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। उसकी विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी, नकार भी नहीं पा रही थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक बात भी नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात उसे बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कि कहीं यह सब सुनकर उसकी दिलचस्पी कम ना हो जाए। उसके आज भर के प्रयत्नों से मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे वैवाहिक जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे। शाम को हम लौटते हैं तो मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ, निशित ने कहा। यंत्रचालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लिए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो सब बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे होंगे। 3 बज गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद नर्वस हो गई थी और जैसे मुझे उत्तर देने चाहिए थे मैं वैसे नहीं दे पाई। पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह सब निशित की वजह से हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे अपना बहुत ही प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया होगा। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ? उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा मन और तन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? क्या उसका चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है? मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अपने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ये सब कर रहा है। क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है मैं उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय के बारे में बता देती हूँ, दीपा ने सोचा। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, निशित ने कहा। काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य मैं उसके मुँह से सुन रही थी। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके मन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं उसे मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीले ही रंग की साड़ी पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन यानी कि श्रृंगार करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए सब हो रहा है? यह मेरा पागलपन नहीं है क्या? सीढ़ियों में निशित की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है और कनपटियाँ सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप सा रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बात सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न तो कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उसे नाराज़ नहीं हो पाती, बल्कि एक पुलक में सिरहन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुँह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे ये सब नहीं देख पाता।
इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने ये बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? दीपा ने सोचा। क्या सचमुच ही उसे ऐसा अधिकार नहीं है? नहीं है, दीपा ने अपने मन से ही प्रश्न किया। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती। निश्चयात्मक दृढ़ता से कह नहीं पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय के बारे में बता ही दूंगी। स्काई रूम, निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टून की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा में बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा था, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी रुके तो हमारा स्पर्श न हो पाए। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है वह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। चाहकर भी मैं संजय के बारे में बात नहीं कर पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा खुलता मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी बात मैं कह नहीं सकती। यह निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं। उसने यूं कोने में दुबककर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा था। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह होता तो उसका हाथ मेरी कमर से लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं थी, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो तो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही थी, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी वही जा रही थी, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं झटके से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस तरह हड़बड़ी से उतर पाती हूँ मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है तो मुझे इस गलती का भान होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो आज मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़र से बचाकर ऐसे चलती हूँ मानो कोई अपराध कर डाला हो, फिर कोई मुझे पकड़ ना ले। इस अपराध बोध से मैं धीरे धीरे चलती रहती हूँ। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रखा जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ, पर वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है कि बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही बात आएगी। न आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था, उसको उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए हैं, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करनी चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं मैं अभी से संजय के बारे में बता पाती। कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मेरा मुंह खुलता ही नहीं। एकाएक ही मुझे लगता है कि जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? दीपा ने पूछा। नहीं तो। मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लगता, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े उसकी उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ कि वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता?
मान लो यदि उसे पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूँगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली, कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझना कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात भूल गई हूँ। फिर एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर यह क्या असहाय, अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्या याद नहीं आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन-मन को विभोर कर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में मैं कुछ बोलना चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के क्षण अनकहे ही रहने दो दीप। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं, पर आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निश्चित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठ जाती हूँ। फिर वही मौन, फिर वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निश्चित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निश्चित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ नहीं कहता। सोते समय रोज की तरह आज भी मैं संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा हो जाता है। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ मैं। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं न जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेकर गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। चारों ओर से वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, मैंने बोला। नौकरी के बाद क्या इरादा है? निश्चित ने फिर पूछा। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही थी, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे वह कुछ जानकर अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचौटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ, निश्चित ने कहा। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक गई, आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़े कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निश्चित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निश्चित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, झटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निश्चित? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती, तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के मितभाषी जो हो। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़रें तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के क्षण अनकहे भरे ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद तुम इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात करना चाहते हो, और तुम यही सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो कि आज भी दीपा तुम्हारी है। और मैं क्या सोच रही हूँ? दीपा ने सोचा। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी ज़्यादा ढल गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी
निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बैठाकर ही चली गई, या यूँ कहूँ कि मैंने ही ज़बरदस्ती उसे भेज दिया था। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो मैंने देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झाँकता झाँकता निशित आ रहा है। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए था कि मैं उसकी प्रतीक्षा में यहाँ आकर बाहर खड़ी होंगी। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगा था। वह बहुत थका हुआ सा लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता मुझे सी ऑफ करने के लिए यहाँ पहुँचा। मन करता है कि कुछ ऐसा करूँ जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डब्बे के पास आते हैं। अच्छी जगह मिल गई है? वह अंदर झाँकते हुए पूछता है। हाँ, दीपा ने कहा। पानी वानी तो है ना? निशित ने पूछा। है, दीपा ने कहा। बिस्तर फैला दिया? निशित ने फिर प्रश्न पूछा। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है तो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे को देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो जो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है उसे मथ रहा है, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा। वह कह क्यों नहीं देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर मेरी नज़र बार बार उसी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट ही रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। मैं बड़ी असहाय सी नज़र से उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। जाकर पहुँचने की खबर कर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा, निशित ने कहा। मैं कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। 7 कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब कुछ समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, मैं तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने मुझे बता दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ। केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई हुई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास करती हूँ। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो आखिरी पार्ट है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।